हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए एकदम। एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके और आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम क्लास 10th, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं क्लास 10th, उनकी रिक्वेस्ट आई है कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की उनके लिए वीडियो लेके आए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज मैं आपको पूरा फिनिश वन शॉट में कराने वाला हूँ और ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने वाला हूँ कि उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रॉमिस कह रहा हूँ, आप मुझे जितनी भी टाइम लगेगा इस वीडियो को, ठीक है, उतना टाइम दे दीजिए आज बस। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाउट रह जाए तो बता देना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। ठीक है, ठीक है, और बाकी आपकी मेहनत भी ज़रूरी है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, एक दो PYQs लगा देना। ठीक है, बाकी कंसेप्ट बिल्ड करना मेरा काम है। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर रहेगा बेटा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में देखो, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा चार्ज। सो व्हाट इज़ चार्ज? देखो, चार्ज इज़ बेसिकली इट इज़ अ दैट प्रॉपर्टी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं चार्ज की, वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई तुमसे पूछ ले, कोई वैसे पूछ ले, मतलब कोई जनरली पूछ ले, या आपका कोई टीचर या आपके कोई भी पढ़ा लिखा आपकी फैमिली में वो पूछ ले, बताओ भाई चार्ज क्या होता है, तो क्या क्या लिखोगे? चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल to exert the electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है बेटा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है ना। जैसे मान लो फैन है ये हमारे पास, ठीक है, तुम इसको हाथ से घुमाओ, ठीक है, अगर हाथ से घुमा रहे तो ये चल रहा है, ठीक है, ये कौन सा फोर्स लगा रहे हो आप? मैकेनिकल फोर्स, है ना। लेकिन अगर इसमें चार्ज आ जाए, अगर मान लो चार्ज फ्लो करने लग जाए, तो ये क्या करेगा? ये अपने आप घूमने लगेगा। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स आ गया? इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। कौन सा आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होगा उनके बीच में, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज से। अगर कोई बॉडी में चार्ज है तो दैट मीन्स इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करेगी नियर बाय ऑब्जेक्ट में या सराउंडिंग्स में। समझ गए? तो चार्ज बेसिकली हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, कौन कौन सा बेटा? एक होता है हमारा रेजिनियस और एक होता है विट्रस। सर हमने तो ये नहीं पढ़ा बेटा, है ना, ये कहोगे आप, है ना सर। रेजिनियस और विट्रस का तो हमने नाम भी नहीं सुना। एक्चुअली में ये इनके ओल्ड नेम है, तो इनको न्यू नेम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। उन्होंने बताया कि विट्रस होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? ये बाद में उसने रीनेम किया इसका और इसको नेगेटिव चार्ज बोला और इसको बोला पॉजिटिव चार्ज। तो विट्रस हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होते हैं कुछ हमारे देखो, अगर हम एटम के ऊपर देखें, देखो एटम का जो चार्ज होता है एटम के ऊपर, वो उसके सब एटॉमिक चार्ज पार्टिकल की, सब एटॉमिक पार्टिकल की वजह से होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम जो हमारा वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? देखो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इनका चार्ज और मास में से पूछा नहीं जाएगा आपकी क्लास में, लेकिन कई बार तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्यूरियोसिटी रहती है, तो उनके लिए भी मास भी लिख देता हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बेटा होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है बेटा वो होता है 1.6 प्लस चार्ज होता है। ठीक है, यानी इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन हमारा चार्जलेस होता है। कैसा होता है बेटा? चार्जलेस। ठीक है, मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बोल दो। ठीक है, और इसका मास होता है 1.67 to 6 × कितना -27 kg, और इसका मास होता है 1.6749 10 टू पावर कितना -27 kg। यानी
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, इनका मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सिमिलर होता है, ठीक है, कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम इतना चार्ज होता है, ठीक है, किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कम चार्जलेस है। जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो कि -2 और +2 है ना, अगर नंबर लाइन पे देखें तो भाई -2 आप यहाँ करोगे, +2 इधर करोगे, तो इसका मतलब आप कहोगे +2 बड़ा होता है -2 से। देखो ये सिर्फ एक सिंबल है आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है ना। ये सिर्फ एक, जैसे मान लो एक बाप के 2 बच्चे हैं और ट्विन्स हैं वो आइडेंटिकल, तो वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस एक के ऊपर तिलक लगा दिया और एक के ऊपर मान लो क्रॉस लगा दिया, समझ के, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए भाई ये अलग अलग है, समझ रहे हो। बाकी दोनों की ताकत सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सिमिलर फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्योंकि सेम होता है, सिर्फ नेचर अलग अलग होता है, समझ के बेटा, एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव, सिर्फ नेचर की वजह से इनको हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है, समझ के बेटा। ओके ठीक, आगे आगे पढ़ते हैं हम। अब ये चार्ज हो गया, आगे इसका ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज मैं बताऊंगा कि चार्ज क्यों जनरेट होता है, आपका आज कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है, क्यों नहीं आता। देखो फॉर एग्जांपल एक बॉडी है हमारे पास, मान लो ए है, ठीक है, ए बॉडी है ए, और ये बॉडी हमारे पास बी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं हम Na, क्या मान लेते हैं Na, और इसको मान लेते हैं Cl। बड़ा कॉमन एग्जांपल है, याद करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, पढ़ाने के लिए भी ईजी रहता है। Na का एटॉमिक नंबर कितना है, अगर मैं Na का एटम बनाऊं, ठीक है, तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 1, समझ के, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएगा, समझ के। ऐसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ बच्चों 17। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, 7 आएंगे। क्लियर है बेटा, ओके। अब देखो एटॉमिक नंबर याद रखना बेटा, एटॉमिक नंबर वो होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके एक एटम में, एक छोटा सा जो एटम है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर Na के लिए कितना होगा, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, समझ में आया। न्यूट्रॉन की बात छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, इसका न्यूक्लियस ही रहा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ओके। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हुए क्लोरीन के लिए, फॉर क्लोरीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन हुए बेटा 17, प्रोटॉन कितने, स्किप मत करना, अभी चल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत मज़ा देने वाली है, बहुत कंसेप्ट बिल्ड होगा आपका इससे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इतने 17, प्रोटॉन कितने 17, अभी यहाँ से ध्यान से देखो, ठीक है। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 11 और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब इस पर कोई चार्ज ना तो पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे इस पर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहेंगे वो बॉडी चार्जलेस रहेगी, न्यूट्रल रहेगी, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब क्या होता है कि मान लो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं हम, समझ के, ओके, तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है, अब ये बताओ अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे आफ्टर Na अगर Na पॉजिटिव हो जाए, मेरी बात सुनो, हाँ यहाँ समझा देता हूँ। देखो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो सोडियम के पास कितने हो गए, अब रह गए आफ्टर गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और कितने प्रोटॉन बेटा 11 प्रोटॉन रह जाएंगे। क्लियर है। अच्छा अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, आफ्टर गेनिंग, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, समझ के, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ जाएगा, आ गया 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन पे तो कोई चेंज ही नहीं हुआ 17। और प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र भी नहीं होते, प्रोटॉन क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन को हम
एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया। अब ये बताओ मुझे, इस पे हो गए 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, कौन सा ज़्यादा है ये बताओ मुझे। इसके पास कौन सा ज़्यादा है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस पर आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज, बी पे कितना आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन दिया, एक, तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, मतलब इसके ऊपर हो गया 1 पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, है ना बेटा, अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन देता तो इसका मतलब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते, 11 प्रोटॉन हो जाते। प्रोटॉन की संख्या तो सेम ही है, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इस पे आ जाता बेटा 2 पॉजिटिव चार्ज। कितना आ जाता बेटा, 2 प्लस चार्ज आ जाता, समझ के। और इस पे कितना आ जाता, 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बॉडी पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मान लो 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 ज़्यादा है प्रोटॉन से। वो कितना भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 102 इलेक्ट्रॉन हो, 100 प्रोटॉन हो। बात समझ में आई। अगर इस पे मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल अगर इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन पे। वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 53 प्रोटॉन हो, 50 इलेक्ट्रॉन हो। नेट डिफरेंस की बात कर रहे हैं। 2 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस नेट 2 है, मतलब उस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नेट 2 पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस +2 है, मतलब प्रोटॉन 2 ज़्यादा है। समझ में आया बेटा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। 2 नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि उस बॉडी पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। समझ में आया बेटा। इसलिए किसी बॉडी पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी के अंदर 3 प्रोटॉन ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, जितने भी होंगे। समझ में आया। आई होप आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया। अगर मान लो इस, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो ए ने बी को, यहाँ समझा देता हूँ, ए ने बी को मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है, इसने दिए, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस पे 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, तो इस पे +2 आ गया हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। और देखो मेरी बात सुनो, ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6। जो ई होता है ना, ध्यान रखना बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻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 ⁻
रहा है, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ना ये प्लस होता है माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हो जाता है और प्रोटॉन के लिए यही वैल्यू क्या आ जाती है, प्लस आ जाती है। समझ में आ जाएगा। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर समझाऊंगा। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ गया, इस पे आ गया प्लस, और ई की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया, इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस लिखते हैं, -1.6 × यानी इस बॉडी पे इतना चार्ज आएगा -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया बेटा? ओके, इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आ जाएगा समझ में। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। अगर किसी बॉडी पे, मान लो एक बॉडी है, मान लो ये, इससे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए मैंने। 1 मिलियन कितना होता है बेटा? 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 लाख। तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा बताओ जरा। इस बॉडी पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बाहर कर दिए, तो ऑफ कोर्स इस पे कौन सा जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कितना? देखो मेरी बात सुनो बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो कितना आता है? 1 × 1.6 × 10⁻19। अगर 2 होते तो कितना होता है इस बॉडी पे चार्ज? 2 × 1.6 × 10⁻19। अच्छा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है उस पर कितना होता है? -2 × 1.619। समझ में आया बेटा? क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, 1 मिलियन, ऐसे 1 मिलियन ट्रांसफर होते हैं, 1.6 × 1 मिलियन ये रहा, इंटू 10 कितना -19। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻6 और -13 कूलम आ जाएगा। तो उस बॉडी पे इतना चार्ज आ जाएगा बेटा। ठीक है। अच्छा, उस बॉडी पे कितना आ जाएगा? माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलम। समझ में आया? तो एक चीज समझ में आ रही है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी? इंटीग्रल होगी। मतलब कभी ऐसा हो सकता है, आप ये बताओ, क्या एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को
2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करें, नहीं। इसका मतलब जो ये वैल्यू होगी ये पूरी इंटीजर होगी, ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, अभी तो बताया मैंने, है ना। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो एन ई के इक्वल होगा। ई तो वही 1.6 × 10⁻19 और एन का मतलब क्या हुआ, इंटीजर। एन मतलब होता है बेटा इंटीजर, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ओके। तो इसका मतलब टोटल ए इंटीजर है, और इंटीजर क्या होते हैं बेटा, -3 -2 -1 0 इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से चला रहा है, ठीक है, 1 2 3 और प्लस इन्फिनिटी। बट ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, है ना। क्यों, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दिए, 3/2 इलेक्ट्रॉन दिए, 5/2 इलेक्ट्रॉन दिए, नहीं। इसका मतलब ये इंटीजर होगा। प्लस किसके लिए लगेगा, अगर उस पर प्रोटॉन ज़्यादा है, माइनस किसके लिए लगेगा, उस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना बेटा। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने याद किया यार इलेक्ट्रॉनिक ई तो होगा ही होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। जैसे -3 इलेक्ट्रॉन उस पर, उस बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं तो -3 × ई, है ना। और उस बॉडी पे मान लो, किसी बॉडी पे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ज़्यादा है तो +5 × ई, ई मतलब 1.6 × 10⁻9। इसको ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आए समझ में, खुली दिमाग की बत्ती, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन फैक्टर्स। कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स ही आपको काम देंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले करते हैं बेटा, एक तो डेसी। डेसी कितना होता है, डेसी याद रखना बेटा, डेसी कुछ नेगेटिव वैल्यू है, इसका सिंबल क्या होता है, डी होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻²। मिली अगर आ जाए उसके आगे तो स्मॉल m लिखा होगा और 10⁻³ लगा देना उसके आगे। माइक्रो अगर हो तो म्यू, ये म्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। यू जैसा ऐसा लगता है, ऐसे म्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6 होती है। बस ये वैल्यू याद रखना नेगेटिव में। कुछ प्लस की भी होती हैं, जैसे किलो तो तुम्हें पता है 1000, इसका सिंबल -K होता है हमारे पास, और इसकी वैल्यू 3। ऐसे मेगा होती है, मेगा कितना होता है, कैपिटल M, इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। और एक गीगा भी हो सकता है 10⁻G, और इसकी 10 कितना हो जाएगा, 9 वैल्यू होती है। तो कुछ वैल्यू पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव, होती तो बहुत सारी यही है, 11th में पढ़ोगे अगर साइंस ली तो, ठीक है। अदरवाइज ये इनसे काम चल जाएगा 10th में, समझ में आया, ठीक है, ओके। ये वैल्यू ध्यान रखना बेटा, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो तुम्हारी मर्जी करे, ठीक है। उसके बाद आगे, हाँ, अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भूमिका बांधी मैंने, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अगर जो चार्ज है, देखो मान लो किसी बॉडी पे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो फ्लो करने लग जाए। अगर एक जगह से फ्लो करने लग जाए, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो, है ना। जैसे आपने 9th क्वेश्चन में स्ट्रीम और बोट वाले क्वेश्चन किए होंगे, उसमें फ्लो आता, वाटर करंट, मतलब वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट, चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट, सीधी सी बात ये है। तो करंट मतलब चार्ज का फ्लो करना ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। समझ में आया, याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब है चार्ज बटे टाइम। जहाँ भी रेट आ जाए बेटा, रेट उसका मतलब अपॉन में टाइम है ना। जैसे आप बोलो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, आप टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं ना भाई, है ना। जो चीज़ हमें आज 10 रुपये की मिल रही, 10 साल बाद किसी और रुपये की मिलेगी हमें, तो टाइम के अकॉर्डिंग, जो चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो रेट है। क्या है बेटा, रेट, समझ के। तो I = Q/T है। I चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होगी सेकंड, कूलम पर सेकंड, और इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मान लो 5 एम्पियर करंट लिखना है हमें, तो आप कैसे लिखोगे बताओ, 5 एम्पियर या 5 एम्पियर। एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक से भी ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताओ आप मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। कभी भी कैपिटल यूनिट कैपिटल नेम से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, जो एम्पियर साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम पे यूनिट दी,
है ना। तो एम्पियर कैपिटल एम यूज़ होता है हमारा साइंटिस्ट, जैसे 5 न्यूटन गलत है, 5 न्यूटन नहीं, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, क्योंकि अगर न्यूटन मान लो अगर आपको साइंटिस्ट लिखना पड़ जाए, न्यूटन डिस्कवरी यूनिट न्यूटन, है ना, तो न्यूटन जो पहला न्यूटन लिखोगे वो साइंटिस्ट नेम है कैपिटल एन से, और स्मॉल एन न्यूटन लिखोगे तो वो यूनिट है। हाँ, सिंबल आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो, सिंबल आप कैपिटल यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बेटा। अच्छा, करंट की डायरेक्शन बात करें, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव है, एक्सेप्ट की कन्वेंशनली, ये ध्यान रखना बेटा, करंट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ मानी गई, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, बाद में पता चला यार इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। अब यार अब हम अगर चेंज करेंगे तो पूरी दुनिया में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझने में, है ना, कि मान लो ये सारा मैसेज, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज पहुंच पाए लोगों के पास नहीं, तो वहाँ मिसकंसेप्शन को रोकने के लिए इस करंट को बोला गया कन्वेंशनल करंट। क्या बोला गया, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो प्राचीन टाइम से चला जाए। तो करंट अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मान ली तो जो उसको छेड़ा नहीं गया, है ना। बस बाद में क्या करा कि पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल दिया, इसका नाम अलग से नाम रख दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह फ्लो करते हैं बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। क्लियर है बेटा, याद रखना, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, एक तो एम्पियर होती है और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आगे कह रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ऑफ 2 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो अभी फॉर्मूला करा था हमने मेरे बच्चे, आप बताओ इसको करके सॉल्व करो पॉज करके। तो I इजकल टू क्यू बाई टी है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो Q इजकल टू I इंटू टी आ जाएगा। अब I की वैल्यू कितनी है, करंट दे रखा है हमारे पास 10, और टाइम देखना, टाइम अगर 2 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लेना, समझ में आया। नेक्स्ट, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, ठीक है। इफ द, हाँ, चार्ज कितना इतना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो क्यों हमें पता है NE होता है, कैपिटल से कर लो स्मॉल से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। तो उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज है, तो n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू आ जाएगी Q बाई ई। चार्ज उसने दे रखा है इतना 1.6 10 टू पावर कितना -19, हाँ। और E की वैल्यू कितनी होती है, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। इससे तो इसका ही निकाल रहा होगा मुझे लगता है। ये चार्ज कितना है बताओ बेटा, 1200 आ गया इससे, 1200 कूलम, ठीक है, ये चार्ज है। तो अभी हाँ इसी का प्रोसेसिंग है, ये आगे प्रोसीडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चार्ज इतना आ गया, चार्ज इक्वल टू NE होता है हमारे पास, N निकालना है, बोल रहे हैं नंबर, तो Q बाई ई, क्यों निकाल लिया हमने 1200, और E की वैल्यू 1.6 10 टू पावर -19। सॉल्व कर लो इसको, इससे n आ जाएगा। पावर कैसे सॉल्व करोगे इसको, 1200 बटे 1.6, ठीक है, ठीक है, पॉइंट हटा दो इसका, ये पावर ऊपर चली जाएगी 19, और इसको हटाओगे तो 16, एक और यहाँ आ जाएगा, काट लो इसको, समझ में आए, तो इसका यहाँ आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। नंबर है तो कोई यूनिट नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन रहा हमारा। नेक्स्ट आगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों रिक्वायर्ड है। देखो एक वायर है, मान लो एक वायर में क्या करंट फ्लो हो सकता है बिना आप मुझे ही बताओ पहले, जैसे एक वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, क्या इसमें करंट फ्लो हो सकता है, मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा ये बताओ मुझे। अभी मैंने पकड़ी हुई है, देखो ये वायर है ना, क्यों करंट नहीं लग रहा है इसमें, बताओ, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे हैं। कौन कौन ये बात मानते हैं कि एक वायर है जिसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। अगर आप ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते तो आप बिल्कुल गलत हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो फिर सर करंट लगना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं एक कंडक्टर में, देखो मेरी बात सुनो, पर क्या होता है कि कंफ्यूज नहीं कर रहा, मस्त बताऊंगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब बैटरी, एक ये मान लो वायर है, ये वायर बड़ी करके दिखा दी मैंने जूम करके, तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते हैं, ऐसे थर्मल, वो बेवड़े की तरह दारूबाज, ऐसे इधर उधर गए वापस वहीं आ जाएंगे। जब वापस वहीं आए इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं इधर उधर, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो इधर मूव करे आगे, थोड़ा सा इधर मूव करा, थोड़ा सा इधर, फिर वापस वहीं आ गया। तो नेट फ्लो नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का,
क्लियर है बेटा। अब ये बताओ, दारू वाले को क्या चाहिए भाई, बेवड़े को क्या चाहिए, ठेका। तो इसको ठेका दे देते हैं हम। तो ठेका दे दिया मतलब बैटरी दे दी हमने। उसको मोटिवेशन चाहिए भाई, बेवड़े को मोटिवेशन चाहिए तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही अब इलेक्ट्रॉन को मैंने मोटिवेशन देना है बेटा। तो मोटिवेशन देना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो टकराएगा तो अब भी ऐसे, लेकिन वो आगे भी बढ़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? वो आगे भी बढ़ेगा ऐसे। क्लियर है? और आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो होगा। तो बैटरी का काम ये है बेटा कि वो क्या करती है, वो मोटिवेट करती है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं। जो बैटरी का वोल्टेज होता है ना, प्योर वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो वोल्टेज लगाने से क्या आ जाता है, जैसे ही मैं इसको स्विच से कनेक्ट करूंगा करंट आ जाएगा। करंट क्यों आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। जैसे देखो मेरी बात सुनो, ये ध्यान दे, जैसे पानी है मान लो, ठीक है ना। अब पानी है, ये देखो ये कुछ हाइट पे रखा हुआ है ना, लेकिन पानी अभी अगर मैं बोतल का ढक्कन खोल दूंगा, है ना, क्या पानी गिर रहा है? नहीं, लेकिन ये तो कुछ हाइट पे है, यानी इसका भी कुछ वोल्टेज है और इसका भी कुछ हाइट है, मतलब वोल्टेज है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, है ना, अब मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ, गीला हो जाएगा नहीं तो नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई कर दूँ, है ना, तो वाटर फ्लो करेगा, है ना। तो पोटेंशियल होना ज़रूरी नहीं है एक्चुअली में, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल, या इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल को ही वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। थोड़ा सा पोटेंशियल का मतलब एक का वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मायने रखता है, पोटेंशियल नहीं। मान लो, कहने का मतलब अगर ये 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है तो करंट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा। देयर शुड बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अगर मैं वायर को मान लो, मैं दोनों को एक ही उसमें होल में घुसा दूं तो क्या ये करंट देगा? नहीं, करंट नहीं देगा। ये क्यों देगा करंट? ये क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं फ्लो करेगा। लेकिन अगर एक को पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर कहानी खत्म है भाई, ठीक है। तो दैट्स वाई वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के, मतलब बैटरी का इस टर्मिनल का और बैटरी के इस टर्मिनल का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे? एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे? मान लो एक प्लस 12 वोल्ट है, मान लो ये टर्मिनल प्लस 12 वोल्ट है और ये है बेटा प्लस 5 वोल्ट, क्या करंट फ्लो करेगा? ये बताओ मुझे। तुम कहोगे सर दोनों प्लस है, नहीं फ्लो करेगा। अरे डिफरेंस मूर्खों, डिफरेंस चाहिए हमें। अगर डिफरेंस मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, ऑफ कोर्स फ्लो करेगा। तब ये पॉजिटिव की तरफ, यानी हायर वोल्टेज की तरफ बिहेव करेगा, और ये लोअर वोल्टेज की तरफ, मतलब नेगेटिव की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर है? नेगेटिव का मतलब सिर्फ लोअर वोल्टेज है बेटा, क्लियर है? ध्यान रखना। तो देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये काम है बैटरी को, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। क्लियर है बेटा? और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी का, तो वी ए बी, मतलब ये मान लो ए टर्मिनल ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, और ये क्या हो जाएगा बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है हमारा। क्लियर है? ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वी बी माइनस वी आएगा बेटा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, मतलब वर्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा बेटा तो वी नीड वर्क होगा बेटा। जब भी कोई चीज़ डिस्प्लेस होगी तो वर्क होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। क्या होता है बेटा? डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो वी ए बी इजकल टू हो जाएगा बेटा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपली आप वी की वैल्यू डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हो। तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बस इतना ही पढ़ना है, समझ गए? रूल पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? वर्क यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट कूलम, जूल पर कूलम ये होता है वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट। तो पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग ए चार्ज 2 कूलम पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इतना। देखो अभी हमने कराया बेटा फॉर्मूला, v इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो w निकालना है हमें, है ना, वर्क ही तो निकालना है। तो q इंटू वी हो जाएगा। q की वैल्यू कितनी है भाई? 2 और 12, तो कितना आएगा? 24 जूल। वर्क यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? क्या होती है? जूल। ठीक, इजी सा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट, सर्किट डायग्राम।
सर्किट डायग्राम आगे करा दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब करते हैं ओम्स लॉ। क्या करते हैं बेटा? ओम्स लॉ क्या होता है? देखो ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है कि अब वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखा गया, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है। याद रखना, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, ना कि वोल्टेज डिपेंड करता है करंट पे, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अरे चलना यार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर दो टर्मिनल है मान लो, अगर डिफरेंस 0 है तो करंट भी 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो V क्या है? डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, तो I करंट, यानी करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? V के डिपेंड करता है बेटा। क्लियर है? इसको ओम्स लॉ बोलते हैं कि बट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ध्यान रखना। T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी पूरे टाइम पे टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। इसको ओम्स लॉ बोलते हैं, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये ध्यान रखना। ओम्स लॉ को अब देखो आगे ध्यान रखना, I इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे। कांस्टेंट यहाँ पे होता है बेटा 1/R। क्या होता है? 1/R। समझ में आया? ये ध्यान रखना, मैं सही इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटू। I इक्वल टू क्या होगा? I इक्वल टू 1/R इक्वल टू इंटू V, यहाँ कॉन्स्टेंट आएगा, इस प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कॉन्स्टेंट आता है। तो V इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो IR। ये ओम्स लॉ नहीं है, ध्यान रखना। किसी ने बोला ना, चप्पल मारूंगा, ओम्स लॉ, ये होता ही नहीं है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने कभी नहीं बोला V इक्वल टू IR, बिल्कुल गलत है। ये इक्वेशन है बेटा, जो आगे ओम्स लॉ की इक्वेशन बोल सकते हो आप, इसको ओम्स लॉ नहीं है। दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ इतना है, ओम्स लॉ ने ये बोला कि भाई करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल है, दैट्स इट। इतना कहते ही मर गया, बस ये समझ लो आप। वो उसने ये नहीं बोला V इक्वल टू IR। R तो बाद में डिस्कवर किया हुआ था, समझ में? ये R क्या है बेटा? R होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। अच्छा, जब कोई चीज़ फ्लो करती है, जब कोई आगे बढ़ते हैं तो बहुत लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं, अपने आप तो होगा नहीं फ्लो, नेचर है भाई, ये प्रकृति का नेचर है। कोई भी चीज़ आगे बढ़ेगी उसको रोकने वाले दुनिया भर के लोग आएंगे, ये है, ठीक है। कोई भी चीज़, पानी फ्लो करेगा उसको वो रोकने के लिए वाटर लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसको विस्कोसिटी बोलते हैं। कोई किसी टायर को धक्का मारोगे वो भी रुक जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। आप आगे बढ़ोगे, आपके अंदर इनर्शिया आ जाएगी। तो देखो मेरी बात सुनो बेटा, ऐसे ही करंट जब आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन खुद अकेला भागा यहाँ जाता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोमिनो इफेक्ट देखा है भाई, एक ताश रखते हैं, फिर वो ताश एक को गिराते हैं तो बारी बारी से गिरते चले जाते हैं, उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, धक्का मारता है, ये इसको मारता है, ये इसको धक्का मारता है, ये इसको धक्का मारता है। इसीलिए जो करंट है वो इतनी तेजी से फ्लो करता है। कभी ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन भाग के जाएगा यहाँ पे, ना, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन से जस्ट अगले इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। क्लियर है बेटा? जब पुश करेगा, टक्कर होगी तो फ्रिक्शन भी जनरेट होगा, क्योंकि स्मूथ नहीं हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्लियर है बेटा? कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा और एटम से भी टकराएगा, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा बेटा। क्लियर है? तो इसलिए रेजिस्टेंस डेवलप होता है। रेजिस्टेंस एक अपोजिशन है करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। ओम्स लॉ बता दिया, आगे। हाँ, इसको एनालॉग इस तरीके से समझो। देखो ये ओम, हाँ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। ये ओम है ना। देखो वोल्टेज तो धक्का मार रहा है इसको, करंट को, भाई तू चल, ये तो इसकी हेल्प करता है, लेकिन रेजिस्टेंस ने इसका गला घोट रखा है, भाई ये अब नहीं जाने देगा आगे। तो रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, एक तरीके से दुश्मन है, लेकिन वोल्टेज क्या करता है? उसको पुश करता है, भाई तू चल, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। समझ में? रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है। तो दिस इज द एनालॉगी करंट एंड वोल्टेज। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, अब इसके बारे में बात करते हैं। जो रेजिस्टेंस है ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है बेटा? एक तो इसकी यूनिट होती है ओम। देखो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लेंथ के। किसी वायर की मान लो लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जैसे मान लो मैं एक छोटी सी वायर लूँ, मैं मान लो यहाँ से सेल लगा के और मैं करंट फ्लो करा दूँ, ठीक है, तो आराम से फ्लो कर जाएगा, यहाँ तक बल्ब जल जाएगा। मान लो ये वायर तुम्हारे घर तक ले जाऊँ मैं 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, क्या बल्ब जलेगा? इतने छोटे से सेल से नहीं जलेगा। क्यों? रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो जितनी लंबी वायर रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, समझ गए? ऐसे ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
एरिया भी कौन सा, क्रॉस सेक्शन का, इसका, ये वाला, इसको क्रॉस सेक्शन, पूरा एरिया नहीं बोल रहे हम, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन का। वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, वायर जैसे मान लो ये वायर होती है, जूम करके देखें ये वायर है, तो वायर का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर, समझ गए। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, यानी एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। इसको ऐसे समझो, देखो करंट का फ्लो लाइक फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, पाइप जितना लंबा होगा तो पानी कम फ्लो करेगा, क्योंकि भाई वहाँ तक जाते जाते ही वो रुक जाएगा, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा, पाइप जितना ज़्यादा चौड़ा होगा पानी उतना ही अच्छे से फ्लो कर पाएगा, तो एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ ना, करंट इजीली फ्लो करेगा। तो ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही मानना है इसको, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट इज़ लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, तो एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर देते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाई ए, और यहाँ से आर इक्वल टू आ जाएगा रो एल बाई ए। इसको रो क्या है, ये सिंपल पी जैसा है, इसको रो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम हो गई, क्या यूनिट हो गई इसकी, ओम, ठीक है। इसका सिंबल ओम होता है, वैसे ओम ऐसे लिखते हैं, कैपिटल मत लिखना, फिर बता रहा हूँ मैं, वो छोटा होना चाहिए, कैपिटल एम तो साइंटिस्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, इसको यहीं पे रखो, तो रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए बाय एल। आर की यूनिट क्या होती है बेटा, आर की यूनिट होती है ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, यानी ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ओम मीटर, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। जो रेजिस्टिविटी है ये सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, सिर्फ नेचर पे और टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, है ना। दूसरा डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे। कभी भी ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कैसे, जब अगर मटेरियल चेंज होगा तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी। मेरी बात सुनो बेटा, देखो जैसे मान लो मैं इसकी लेंथ चेंज कर देता हूँ, मान लो इतनी वायर ली, है ना, और तुम्हारे पास मान लो मैं दो हिस्से करता हूँ, एक को इतनी वायर दी और एक को इतनी वायर दी, समझ के। तो वायर को कट करने से ये बताओ, क्या ये मेरे पास कॉपर वायर है, अगर मैं वायर को कट कर दूंगा तो कट करने से क्या ये आयरन बन जाएगा, नहीं, रहेगी तो कॉपर ही है। कॉपर के गुण इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो इसका मतलब कहाँ चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी, यानी करंट फ्लो कराने का गुण, जो प्रॉपर्टी जो इसकी है वही इसकी है। हाँ, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना, रेजिस्टेंस इज डिफरेंट थिंग। रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी एक मटेरियल की, है ना, कि भाई मटेरियल लाल दिखता है, उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ठीक है। अब ये बताओ, पानी का जो है नेचर 100 डिग्री पे बॉयल होता है, पानी एक बूंद हो चाहे पूरा समुद्र का पानी 100 पे बॉयल होगा। ऐसे ही रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी अगर मटेरियल चेंज नहीं होगा तो ये ध्यान रखना, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आए समझ में बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे। ये कुछ सिंबल्स हैं बेटा, याद रखने हैं आपको। सेल अगर दे रखा है तो इसका मतलब एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा, ठीक है। अच्छा, अगर बैटरी है तो ये होंगे, एक बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, ऐसे डंडा। छोटे वाले को कन्वेंशनली हम नेगेटिव लेते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव लेते हैं। ओपन की अगर ये है तो हमारे पास ओपन की है, अगर इसमें डॉट दिख गया या डॉट लगा दिया तो ये क्लोज की हो जाएगा, समझ के। मैं इसे डॉट लगा दूँ तो ये क्लोज की आ जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, बैटरी का सिंबल बता दिया मैंने, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसका मतलब वोल्टेज चेंज हो रही है इसकी। क्रॉस वायर, वायर को कभी क्रॉस होंगी, देखो बेटा वायर कभी क्रॉस होगी तो वायर कभी ऐसे नहीं दिखानी है, इसका मतलब ये जॉइंट है। अगर एक वायर को दूसरी वायर के ऊपर दिखाना है तो ऐसे करके दिखाना है हमेशा, इसका मतलब होता है वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। बल्ब का सिंबल ये, रजिस्टर का सिंबल ये है, रेजिस्टेंस का, समझ के, जिगजैग। तो आई होप आपको सिंबल रिकॉग्नाइज हो गए होंगे कैसे करते हैं। नेक्स्ट आगे, अब क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, इसमें इसे बताना है, ये ऐसा क्वेश्चन आते हैं बेटा, है ना। देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के है, अभी पता हमें पता चला, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, वी के, है ना। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के, अगर मैं आई और वी का ग्राफ प्लॉट करूं तो वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा बेटा। इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप बताओ मुझे। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आई है, और बेस क्या है हमारे पास, वी है। मतलब ये देखो, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। मान लो यार ट्रायंगल खींच लूँ मैं, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो आई हो गया, बी बेस कहाँ हो गया, वी हो गया। अच्छा, आई बाई वी क्या होता है, आर। नो बेटा, देखो वी इक्वल टू आई आर होता है ना,
तो आई क्या हो जाएगा, सॉरी आई बाई वी क्या हो जाएगा, आई बाई वी हो जाएगा हमारे पास 1/r। तो ये 1/r देगा, क्या देगा 1/r। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? अब मैं तुम्हें बढ़िया इसकी ट्रिक समझाऊंगा। देखो अच्छा एक बात, एक चीज़ और प्लीज़ थोड़ा सा, है ना। अगर ये ग्राफ किसका v और i का ग्राफ है, तब इसका स्लोप क्या देगा, v/i। स्लोप क्या हो जाएगा तब, स्लोप हो जाएगा बेटा v/i, तो स्लोप हो जाएगा r, क्योंकि v/i क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो r हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा, स्लोप की पहचान क्या होगी, देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। v = IR होता है ना, है ना। v = IR होता है, r का रिलेशन डायरेक्ट है v से, यानी जो ग्राफ वोल्टेज के ज्यादा पास होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। जो ग्राफ किसका वोल्टेज के ज्यादा क्लोजर होगा, चाहे ग्राफ I/V हो चाहे V/I हो, सिंपल सी बात है। अभी यहां देखो 3 ग्राफ, 1 2 3, बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा ग्राफ v के पास है, R2 ज्यादा है, फिर R1 है या R3 है। तो R2 किसके क्लोजर है, यानी R2 सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद कौन सा क्लोजर हुआ v के, R1, फिर कौन सा क्लोजर हुआ R3, बस दैट्स इट, आंसर यही है। क्लियर है। अच्छा अगर यही ग्राफ किसके वर्सेस होता, v और i के वर्सेस होता, अब मान लो 3 ग्राफ है A B C, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है भाई, वोल्टेज के साथ पास कौन सा ये वाला, तो A का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता, फिर B का, फिर C का। समझ में, खत्म बात, इतना ही तो करना था, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो v स्लोप व्लोप, क्योंकि तुम्हें अभी शायद नहीं क्लियर हो इतनी चीज़ें, क्योंकि 11th में कंसेप्ट आता है स्लोप का, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है बेटा, ओके नेक्स्ट आगे। अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर इतना है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चा मेरे, रेडियस हो जाएगा इसका d/2 यानी 0.5 mm, मैंने बताया था मिली। अब बताओ मुझे मिली की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 10⁻³ समझ के। अच्छा रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, पहचान करो यूनिट से देखा करो, यानी कि लेंथ है ना, और ये क्या है, रेजिस्टेंस है ये, है ना। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये कितना आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट कई बार समझ में नहीं आती हमें, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 100 ओम। क्लियर है। कह रहा है क्या लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकाल लो भाई। R = क्या होता है, ρl/a होता है, L निकाल लो बच्चा, RA/ क्या हो जाएगा, L आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू भाई दे रखी है 100, और R की वैल्यू 100 हो गई। एरिया कितना हो जाएगा, πr² बताया था मैंने, पाई की वैल्यू, एरिया क्या होगा πr², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना है बेटा L, है ना। तो ए पाई की वैल्यू तुम्हारे जो तुम्हारी मर्जी 22/7 ले लो। L की वैल्यू कितनी है, L तो चाहिए अपन को, मैंने क्या कर दिया है L, ये रो है ना, रो = RA/L, तो L चाहिए, तो L चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, रो नीचे आ जाएगा, तो L चाहिए तो क्या हो जाएगा RA/ρ, समझ गए, ठीक है। तो RA/ρ, रो की वैल्यू डाल दो, RA/ρ, R की वैल्यू हाँ 100, हाँ दोबारा सॉल्व कर दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। रो एरिया क्या होगा πr² 22/7, R², रेडियस को 2 बार लिख दो, रेडियस कहाँ है, रेडियस कितनी है भाई 0.5 × 10⁻³ स्क्वायर है ना, 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ, 0.5 × 10⁻³, ठीक है। और ये इसका वैल्यू रख दी, लेंथ नहीं, रो की वैल्यू कितनी है बेटा, रो की वैल्यू 1.6 × 10⁻8, समझ गए बेटा। तो सॉल्व कर लो, लेंथ आ जाएगी आंसर, ठीक है। ओके कैसे सॉल्व करते हैं, पहले पावर को सॉल्व कर लो, -3 - 6, ये ऊपर जाएगा, +8 हो जाएगा, +8 और -6 कितना होगा, +2, तो पावर तो +2 बनेंगी, बाकी सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ओके आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर को डबल करो विदाउट चेंजिंग द लेंथ, है ना। अब इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, देखो हाँ देखो मेरी बात सुनो, रेजिस्टेंस, और इसके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। रेजिस्टेंस क्या होता है, L/A, है ना, रो L/, एरिया क्या होता है πr², रो L/पाई, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर का स्क्वायर, समझ के। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर कर दो, ये आ जाएगा ρl πd², और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 ρl/πd², ये आ जाएगा। क्लियर है बेटा, है ना। ये फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लेंथ, अब कई बार वो पूछ लेता है ऐसे कि अगर एक लेंथ को मैंने डबल कर दिया, है ना, स्ट्रेच करके, है ना, स्ट्रेच करेंगे तो बेटा देखो, अगर वायर को स्ट्रेच करोगे, अगर मैं वायर को खींच दूं
तो एरिया भी तो कम होगा। अगर लेंथ डबल होगी तो एरिया आधा हो जाएगा उसका, ये ध्यान रखना। लेंथ ट्रिपल होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/3 हो जाएगा। अगर मान लो बोल दिए लेंथ डबल कर दी मैंने और एरिया क्या कर दिया मैंने, लेंथ डबल कर दी, है ना, तो एरिया क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एरिया हाफ हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल बाय, और क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू कितनी होगी 2L, है ना, और A/2 यानी ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा, 4 रो L बाय A। समझ में आया बेटा, क्लियर है, ठीक। ये ध्यान रखना 4L यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स। इस चीज़ को ध्यान रखना, स्ट्रेच करके, है ना। सारे ना कौन से वो, उन्होंने भी ये ट्रिक बताई थी, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये, कि जैसे मान लो n² टाइम्स हो जाएगा। जैसे मान लो अगर किसी को नया जो रेजिस्टेंस है वो n² टाइम्स हो जाएगा ओल्ड वाले के। मतलब अगर किसी वायर को मैं खींच के, उन्होंने भी ये बोला था, आंसू सर है, हाँ उन्होंने बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे ये ट्रिक, बच्चों को बताई जा सकती है कि अगर 3 बार खींचो n², मतलब अगर वायर को 3 टाइम्स खींचोगे, है ना, तो 9 टाइम्स उसका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R, 9R, समझ में 9R आ जाएगा, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले से कई बार आ सकता है। ये ध्यान रखना, स्ट्रेच वाला में होगा एरिया चेंज। अगर उसने बोला कि सिर्फ लेंथ को डबल कर दिया पर स्ट्रेच ने नाम नहीं लिया, तो सिर्फ लेंथ की जगह क्या रखोगे, 2L रखोगे, एरिया को सेम रखोगे, फिर समझ में आया बेटा। तो ये क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट आगे, अब क्या है हमारे पास, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर को 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं हम, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में कब होता है बेटा, सुनो मेरी बात सुनो, अगर कहाँ गया, इधर चल, हाँ देखो मेरी बात सुनो, हाँ सीरीज में कब बोलेंगे, अगर ये मान लो एक रजिस्टर R1 है, ये एक रजिस्टर R2 है और ये एक रजिस्टर R3 है, मिनिमम 3 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इसको मान लो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो इससे मान लो वोल्टेज V है, करंट I फ्लो कर रहा है। अब ये करंट सब में सेम जाएगा भाई। देखो अगर करंट डिवाइड नहीं होता, याद रखना मैं पहचान बता रहा हूँ, करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सब में सेम ही जा रहा है जो करंट। अगर मान लो I इसमें जा रहा है, इसमें भी वही जा रहा है, इसमें भी, तो ये तीनों सीरीज में है। अगर 2 में सेम जा रहा है और एक में अलग जा रहा है, तो 2 वो सीरीज में है और एक अलग पैरेलल में है। ये ध्यान रखना बेटा, सीरीज का मतलब है कि सब में सेम करंट जाना चाहिए, क्लियर है बेटा, तो वो सीरीज में जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब करंट सेम जाएगा तो देखो, बट वोल्टेज अलग अलग जाएगी, क्यों, क्योंकि इनके ज्वाइनिंग पॉइंट अलग अलग है भाई सबके, है ना। तो इसकी वोल्टेज मान लो V1 होगी, इसकी वोल्टेज क्या होगी V2, इसको मान लो V3, ठीक है बेटा, अलग अलग वोल्टेज मिलेगी इनको। तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज चेंज हो रही है, ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 कितनी हो जाएगी बेटा, R1 का क्रॉस क्या हो जाएगी, V1 इक्वल टू R1। ऐसे ही वोल्टेज अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2। करंट तो सब में सेम है ना, तो इसमें 1 2 नहीं लिखना I में। ऐसे ही R3 का क्रॉस कितना हो जाएगा, V3 इक्वल टू IR3। टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, टोटल वोल्टेज हो जाएगी बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, V1 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, IR1, IR2 और IR3, ठीक है। I कॉमन ले लो, तो I कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बेटा। अच्छा V की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू क्या बच्चे मेरे, IR, है ना, V इक्वल टू IR होता है, तो I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये आ जाएगा RS, इसलिए इसको सीरीज बोलते हैं, RS सीरीज में ना ये आंसर, इसलिए मैं ऐसे लगा देता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। किसमें बेटा, सीरीज में, क्लियर है। अब पैरेलल का और कर लेते हैं, पैरेलल का कैसे करोगे, चलो, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इन पैरेलल का मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज डिफरेंट ना हो, सेम हो। मान लो ये 3 रजिस्टर है हमारे पास, ठीक है, ओके। अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, ठीक है। अब मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। सबके ज्वाइनिंग पॉइंट कहाँ है, ज्वाइन कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं बेटा सारे, है ना। तो इसका मतलब सबको वोल्टेज बराबर जाएगी, करंट अलग अलग जाएगा भाई। मान लो यहाँ से करंट चला इतना, तो कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया, अलग अलग करंट फ्लो करे भाई। इलेक्ट्रॉन अलग अलग जाएंगे ना, मान लो एक रास्ते पे इधर गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन
कम कहाँ जाएंगे? जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जहाँ ज़्यादा रुकावट होगी। इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उस आर्म में, उस हिस्से में कम करंट फ्लो करता है। समझ के? ओके, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, ठीक है। ओके, तो मेरी बात सुनो, I1 I3 अलग अलग करंट जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वेशन, ओम्स लॉ नहीं, V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास IR, ठीक है। सो क्या चेंज हो रहा है इसमें? करंट। सो करंट अक्रॉस R1 क्या होगा? I1 इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन R1। ऐसे करंट अक्रॉस R2 क्या हो जाएगा बेटा? I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2। ऐसे ही करंट अक्रॉस R3 कितना हो जाएगा बेटा? I3 अपॉन V अपॉन R3। जो चीज़ चेंज हो रही है ना उसको ऐड करना है। तो टोटल करंट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? तो टोटल करंट आ जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। वैल्यू पुट कर दो। I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन, आपको आती है इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ इसको, V अपॉन R3। तो V को कॉमन ले लो, क्या बच गया? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है बेटा, ओके। तो वहाँ से अब I की वैल्यू डाल दो। I की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन R, क्या आ जाएगा उधर से? V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कट गया, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। समझ में आया? ये पैरेलल का है, P लगा दो पैरेलल, ये पैरेलल का फॉर्मूला है। क्लियर है बेटा? 4 हों तो आगे तक ले जाओ, R 4R, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चल भाई, हाँ। सो दैट, हाँ, इक्वेशन कर लेते हैं। सो दैट यू ज्वाइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम दैट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन इज 13.5। तो आंसर देखो, मेरे पास कितने रेजिस्टर हैं बेटा? कितने रेजिस्टर है? 9 ओम के 3 है। मैं उनको कैसे जोड़ूँ कि मेरा आंसर कितना आ जाए? 13.5। तीनों को सीरीज में जोड़ने के बाद एक चीज़ याद रखना बेटा, अगर सीरीज में याद करोगे, मतलब सीरीज में करोगे, मान लो, ठीक है, कितने हैं हमारे पास? 9 प्लस 9 प्लस 9, समझ गए? तो कितना आएगा? 27, है ना। और पैरेलल में 1 अपॉन RP कैसे करोगे? 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 यानी 3/9, यानी कितना आएगा? 1/3, यानी RP इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, मेरी बात सुनो, या ना तो मैं सीरीज में जोड़ सकता, ना ही पैरेलल में जोड़ सकता तीनों को, यानी कुछ मुझे तिकड़म बिठानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि 2 को सीरीज करूँ, 1 को पैरेलल, 1 को तो पैरेलल करना ही नहीं है, 2 को पैरेलल करूँ, 1 को सीरीज में करूँ उसके साथ, ठीक है, ओके। तो मेरी बात सुनो, यहाँ से एक चीज़ पता चली हमें कि अगर पैरेलल करते हो तो जो आंसर है, अगर पैरेलल करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पैरेलल करते हो रजिस्टर्स को तो आंसर जो आता है ना, आंसर वो हमेशा जो सबसे कम वैल्यू है उससे भी कम आएगा आंसर। जैसे मान लो 1 2 3 इनको पैरेलल करोगे, जैसे एक को मान लो रजिस्टर है हमारे पास, 1 ओम है, 2 ओम है और 3 ओम है, तो जब इनका पैरेलल निकालोगे तो आंसर 1 से भी कम आएगा। मतलब जो सबसे छोटा है ना उससे भी कम आता है आंसर पैरेलल करने पे। और सीरीज करने पे जो आंसर सबसे बड़ा है, 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन सा? 3, तो सीरीज करने पे आंसर 3 से भी ज़्यादा आएगा, गारंटी है ये। समझ के इस चीज़ को ध्यान रखना। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आता है? जब सीरीज करते हैं। मिनिमम कब आता है? जब पैरेलल करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा, क्लियर है? ओके। तो अब इनको मेरे को तो समझ में नहीं आया कि भाई ये समझ में नहीं आया का मतलब क्या है कि या तो ना तो सीरीज कर रहे हैं ना हम पैरेलल कर पा रहे हैं इसको, है ना। तो अब क्या करूँ मैं? ऐसा करता हूँ, 2 को पैरेलल कर देता हूँ भाई, एक 9 को, यहाँ पे 9 को, और फिर उसके साथ एक 9 जोड़ देता हूँ, समझ के, है ना। ये 9 9 और ये 9, समझ के। आंसर देख लेते कितना आएगा भाई। ये आंसर कितना आएगा भाई? आंसर देख लो तो कितना आएगा? 9 9 को पैरेलल करो। पैरेलल करने का देखो, 2 को पैरेलल करने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड कर दो, सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो 9 9 81 और कितना आएगा? 9 9 18। क्लियर है बेटा? ओके। तो ये कितना आंसर आएगा? 18 चौके 4.5 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, ओके। और अब देखो इससे आंसर कितना है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना मेरा 4.5। और सीरीज में क्या करते हैं हम? 4.5 और सीधा ऐड कर देंगे भाई। सीरीज तो यही होता है ना। जो आंसर आया हमारे पास RP प्लस जो 9 है, यानी 4.5 प्लस 9 यानी 13.5 आया समझ में आंसर। तो इसका मतलब मैं ऐसे करूँगा, 13.5 चाहिए तो मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन लगाना। आपका गलत भी हो सकता है एक बारी में, जरूरी नहीं आप एक बारी में सक्सेसफुल हो जाओ, क्या पता गड़बड़ कर दो, नहीं कनेक्ट करने है ना, नहीं हो आपसे कनेक्ट, ठीक है। अच्छा, और कैसे कर सकते हो इसको? अगर मुझे 6 चाहिए आंसर, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। 6 चाहिए तो क्या होगा?
6 चाहिए तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 6 चाहिए तो मैं एक और कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ इसका, ऐसे ऐसे 2 को सीरीज, फिर उसको पैरेलल 9 को करके देखूँ ऐसे। मैं रट के नहीं आया भगवान कसम, मैं इसको बस कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है। 9 9 ये दोनों सीरीज हैं, 18 18 और 9 को पहले भाई देखो ये सीरीज हो गया, 18 हो गया इसका, तो फिर जो 18, अब ये 9 नहीं रहा, 18 18 और 9 को पैरेलल कर लो तो कितना हो जाएगा, 18 9 प्लस 18 प्लस 9, है ना, यही आएगा 18 9 में 172 प्लस 18 9 27 7 6 पे चला जाएगा, हाँ 6 पे चला जाएगा, तो 6 ओम आ जाएगा। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया 6 के लिए, समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, ओके, याद रखना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब आते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन और कराना था मुझे, है ना, एक और क्वेश्चन, इसलिए मैंने पेज छोड़ा हुआ था। क्वेश्चन क्या था, देखो मान लो एमीटर वोल्ट मीटर की रीडिंग भी पूछी जा सकती है आपसे। देखो मान लो यहाँ पे, है ना, जब करा रहे तो ढंग से कराते हैं ना वैल्यू को, 2 और यहाँ पे मान लो 3 है, और यहाँ पे मान लो 6 ओम है, 6 ओम है ना। उसने पूछ लिया, यहाँ मैंने लगा दिया एक वोल्ट मीटर इनके पैरेलल, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, ध्यान रखना बच्चे मेरे, और यहाँ एक लगा दिया मैंने एमीटर। उसने पूछ लिया कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ बच्चा, किसकी रीडिंग बतानी है, वोल्ट मीटर और एमीटर की, और बैटरी अगर 12 वोल्ट की है तो कितने की है, 12 वोल्ट की। क्लियर है बेटा, तो कैसे करेंगे इसको बताओ। तो पहले तो तुम ना सब कुछ छोड़ दो, एमीटर वोल्ट मीटर देखो ही मत, तुम सिर्फ रेजिस्टेंस देखो, तो इनका कॉम्बिनेशन सॉल्व करो। पहले ये किस में बेटा, पैरेलल में, किस में है ये, पैरेलल में। थोड़ा इजी कर सकते हैं, 6 और 3, ये 6 कर दूं मैं, इसको 3, इसको 2 कर दूं, ठीक है, हाँ, थोड़ा इजी कैलकुलेशन, इजी। अभी थोड़ा जल्दी टाइम करेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कैलकुलेशन में लगा रहा तो आधे घंटे तक, ठीक है। तो इजी है वैसे, कैलकुलेटिव पार्ट इजी ही आता है, ठीक है। अच्छा इसका पैरेलल करो, पहले ये बताओ, इन दोनों को पैरेलल करो, तो आर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 3/6 + 3, यानी कितना आएगा, 18/9, यानी 2 आ जाएगा। कितना आया, 2। तो इन दोनों के से 2 आया। ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो सर, बेटा यही लगा रहा हूँ मैं, 1/R1 + 1/R2। ऐसे कर लो, तुम मेहनत कर लो करो, 1/6 1/3, एलसीएम ले लो मेरे बच्चा, कितना आएगा 6, ये कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा भाई 2 आएगा, ये 1/3, ये कितना आएगा 1/2, उल्टा करो 2 आ जाएगा। तो ऐसे कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें सिंपलेस्ट तरीका, ठीक है। अब क्या करो, सुनो, इनसे तो आया 2 और ये रह गया अब ये, ठीक है। तो ये इससे को तो मैंने सॉल्व कर लिया, इससे तो मुझे 2 मिला, है ना बेटा, और 2 को अब तो 1 बन गया ना, ये 1 बन गया, तो उसको इसके साथ सीरीज में कर दो। तो सीरीज में करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, टोटल 2 + 2 यानी 4 ओम हो जाएगा। सीरीज में तो हम R1 + R2 ही करते हैं। अब करंट निकाल लो, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। वोल्टेज कौन सी, 12, यानी सुनो मेरी बात, यानी इस वाली बैटरी पे कितना लोड है भाई, 4 ओम का लोड है, ठीक है भाई। इसने दोनों ने मिलके 2 ओम दिया, इसने 2 ओम, 2 और 2 4 ओम मतलब, ठीक है। तो 12 अपॉन कितना, 12/4 यानी 3 एम्पियर करंट यहाँ से निकला भाई, 3 एम्पियर करंट यहाँ पे गया। अब तुम्हें पता है इधर कितना गया, इधर कितना गया, नहीं पता, है ना। ये है मज़ेदार तरीका। इसको कितना वोल्टेज मिला, दोनों को देखो वोल्टेज तो बराबर मिलेगा 6 और 3 को, क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहता है ना। पर मुझे नहीं पता कितना वोल्टेज मिला। वोल्टेज निकालना तो करंट पता होना चाहिए भाई, करंट तो पता ही नहीं है मुझे, याद रखना, वोल्टेज निकालनी है तो करंट पता होना चाहिए, और करंट निकालना है तो वोल्टेज पता होना चाहिए, है ना। अब इसके अक्रॉस देखते हैं, है ना, कुछ थोड़ा सा आइडिया देख लेते हैं। ये 2 है ना, 2 है, क्या मुझे इसका क्रॉस क्या निकालना है, मुझे यार वोल्टेज निकालना है, क्योंकि अगर मुझे इसे पता चल गया वोल्टेज कितना खा रहा है तो बाकी दोनों को कितना मिलेगा मुझे वो पता चल जाएगा। तो इसका क्रॉस मुझे फिर क्या पता होना चाहिए, अगर वोल्टेज निकालना है तो करंट पता होना चाहिए। क्या करंट पता मुझे, हाँ करंट तो 3 एम्पियर ही जाएगा। देखो बेसिक से मान लो 3 एम्पियर में 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, मुझे नहीं पता, ठीक है, इधर गया, लेकिन जुड़ के तो वो वापस यहीं पे आ जाएगा, तो 3 एम्पियर करंट जाएगा। एमीटर की रीडिंग तो 3 एम्पियर हो गई भाई, एमीटर की रीडिंग कितनी हो गई बेटा, 3 एम्पियर, है ना, समझ गए। तो एमीटर की रीडिंग तो चलो निकल गई अपन की। इसको कितना वोल्टेज मिला, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, V = IR,
करंट कितना है इसके पास, वोल्टेज निकालनी है तो करंट पता होना चाहिए, यही ध्यान रखना। करंट कितना है, इसको मिला ना 3, तो आर कितना है इसका 2, यानी 6 वोल्ट, यानी ये अकेला 6 वोल्ट मिलेगा, यानी बचा हुआ 6 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा। पैरेलल में 6 और 6, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। सर 6 6 6 18 हो गया, आप तो 12 बता रहे हो। अरे बेवकूफ़ हूँ, मेरी बात सुनो, ये 6 पैरेलल में है, ये दोनों का मिला के 6 है, समझ में क्लियर है बेटा। दोनों को पैरेलल में सेम वोल्टेज रहता है, ध्यान रखना। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी 6, क्योंकि इसी का क्रॉस, इसका क्रॉस पूछ रहा है वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर की होगी 6 वोल्ट और एमीटर की रीडिंग होगी 3 एम्पियर। आए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया जूल्स ने, इसलिए इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। अबे चल, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जूल्स ने बताया कि बेटा जो है ना, जूल्स ने बताया कि जो कोई भी डिवाइस इलेक्ट्रिक डिवाइस है, उसको हम गर्म चलाएंगे तो कुछ देर बाद वो गर्म हो जाता है ना। कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है ना, आप फ़ोन को चार्ज करो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, पंखा चलाओ वो भी गर्म हो जाएगा। यानी हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में, है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारी हीट एनर्जी में, उसको ही हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जूल्स इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। whenever electrical energy converted into heat energy, then the effect is called Joule heating effect। और Joule heating effect कैसे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, H हीटिंग इफेक्ट मतलब एनर्जी होती है ना बेटा, एनर्जी होती है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे भाई, एनर्जी मतलब वर्क। देखो हीटिंग इफेक्ट, हीट, एनर्जी, वर्क सब सेम होता है ना। और वर्क एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो वर्क क्या होता है, Q इंटू V, यानी वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू V हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो हीटिंग इफेक्ट Q इंटू V हो जाएगा, है ना। अब इसको देखो जरा, Q क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T। तो Q की वैल्यू डाल दो, Q की वैल्यू हो जाएगी I इंटू T इंटू V, यानी VIET। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, VI इंटू T हो जाएगा। क्लियर है बेटा। इसमें Q की वैल्यू डाल दी मैंने, क्लियर है बच्चों, Q की वैल्यू ये, ठीक है, ओके। तो VIT, अच्छा इसके और फॉर्मूले भी निकल सकते हैं, आप I की वैल्यू डाल दो भाई। ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना, V इक्वल टू IR, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है आपका। अब इसमें पुट करो जरा, इसमें पुट करो, ठीक है। अगर आप पुट करो क्या, V की वैल्यू पुट करोगे, तो V की वैल्यू पुट करोगे तो बताओ हीटिंग इफेक्ट कितना आ जाएगा। V की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, IR, तो क्या हो जाएगा I इंटू T, यानी I²RT। तो हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्लियर है। एक फॉर्मूला क्या होता है, I की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। I की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो, V/R। तो I की वैल्यू V/R डालोगे तो क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V/R इंटू T, यानी V²/RT। एक फॉर्मूला ये होता है। तो हीट का एक फॉर्मूला ये भी होता है, V²R इंटू T, ठीक है। कब लगाओगे, देखो मेरी बात, वोल्टेज और करंट दे रखा, टाइम दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। करंट रेजिस्टेंस दे रखा, टाइम दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और हीटिंग इफेक्ट में वोल्टेज रेजिस्टेंस दे रखा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब हमारे पास ध्यान रखना ये 3 फॉर्मूले क्या है, VIT, I²RT और V²RT, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी मैं पूछूंगा तुमसे। नेक्स्ट, वाई आर एलोइज आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग वायर्स, ठीक है। देखो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, उनमें मेटल की वायर क्यों लगाते हैं, जैसे नाइक्रोम की क्यों लगाते हैं। जैसे हीटर में कौन सी वायर लगती है बेटा, नाइक्रोम वायर लगती है। अब नाइक्रोम मतलब होता है निकेल और क्रोमियम से बनता है, निकेल और किससे बनता है, क्रोमियम, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्रोमियम, ठीक है, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम वायर है जो हमारे पास, वो हम उसको आयरन की क्यों नहीं बनाते, कॉपर की क्यों नहीं बना देते बेटा, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जो मेटल है, एक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मेल्ट हो जाएंगे। दूसरा रेजिस्टेंस कम होता है उनका। हमें पता है हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भाई ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, मुझे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। तो एलॉय का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है मेटल से। एलॉय का रेजिस्टेंस किससे ज़्यादा होता है बेटा, देखो सबसे जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है मेटल का, मेटल से ज़्यादा होता है एलॉय का, एलॉय से ज़्यादा होता है इंसुलेटर का। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अरेंज करना भी आ सकता है। तो
एलॉय का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम क्या होते हैं एलॉय यूज़ करते हैं। किसमें? हीटिंग डिवाइस। जैसे हीटिंग डिवाइस बताओ, जैसे हीटर हुआ, रोड हुई है ना पानी गर्म करने वाली, गीज़र हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, ये सब हीटिंग डिवाइसेस, इसमें ये वाली वायर यूज़ होती हैं, ठीक है, एलॉय वाली। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है तो नहीं क्या? इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रिक पावर करते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टाइम, है ना, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट आ गया ना अपॉन में टाइम, रेट बताया था हमने, रेट मतलब अपॉन में, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अच्छा, पावर अभी निकाली, वर्क या वर्क मतलब हीट, और एनर्जी एक ही बात होती है, एनर्जी बाय टाइम। अभी तुमने निकाला एनर्जी के, हीट के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से भाई, कौन कौन से बताना जरा? आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर आर बाई आर इंटू टी। अब साथ साथ बोलो, वी स्क्वायर आर टी और क्या हो जाएगा? वी इंटू आई इंटू टी। ये फॉर्मूले यहाँ 1 बाय 1 पुट करते रहो, पावर के 3 फॉर्मूले निकलेंगे। जरा यहाँ पे ये पुट करोगे, टी से टी कट जाएगा भाई, एच की वैल्यू ये पुट कर, टी से टी कट गया तो आई स्क्वायर आर बचा, ये रख, टी से टी कट जाएगा तो वी स्क्वायर बाई आर, ये रख, वी इंटू आई आ जाएगा, यानी टी गायब कर दो बस, इन फॉर्मूले में टी का हटा दो, वो क्या हो जाएगा? हमारे पावर के फॉर्मूले हो जाएंगे। और पावर की यूनिट होती है वाट, यूनिट ऑफ पावर इज वाट, इज वाट। ठीक है, ओके, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अच्छा, एक कॉमर्शियल यूनिट और है बेटा, ये ध्यान रखना, कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। कॉमर्शियल यूनिट मतलब जैसे जो घरों में बिल आता है ना, उसका BOTU, बोटू नहीं है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉमर्शियल यूनिट होती है इसकी बोटू मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। मतलब जो 1 यूनिट खर्च होगी घर में, जैसे मान लो AC चला रहे हो तो 2 यूनिट होगी, 3 यूनिट खर्च होगी, तो उसका मतलब होता है 1। देखो कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? यूनिट मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, आप क्या कर रहे हो? एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हो भाई, कोई चीज़ चला रहे हो, मान लो AC चला रहे हो, तो एनर्जी याद रखना, एनर्जी किसके इक्वल होगी? अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, तो पावर बोटू मतलब किलोवाट, पावर किस में रहेगी? 1 किलोवाट आवर में, और टाइम कितना? 1 आवर, तो इसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को 1 जूल 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 यूनिट। समझ में आया? 1 किलोवाट आवर कितना होता है बेटा? 1 यूनिट होता है। मतलब जब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट की चीज़, समझो, जब 1000 वाट की चीज़ कितनी देर चलेगी? 1 घंटे तक चलेगी। जब 1000 वाट की चीज़, सुन लो मेरी बात, 1 घंटे तक चलेगी तो 1 यूनिट खर्च हो जाएगी, है ना, ठीक है। जैसे AC है, AC मान लो 1500 वाट का है, 1 घंटे चलेगा तो लगभग 1.5 यूनिट के आसपास खा जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा, समझ में आ गया, मुझे पता है, ठीक है। 1 किलोवाट 1 यूनिट है। अच्छा, 1 मेगावाट आवर, 1 किलोवाट आवर, याद रखना बेटा, एक रिलेशन है, 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 मेगावाट आवर कितना होता है? वैल्यू याद रख लेना, 10⁹ जूल, ठीक है। 1 किलोवाट आवर और 1 मेगावाट आवर की वैल्यू याद रख लेना है, ठीक है। तो हमें बिल निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा? हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू को? किलोवाट में। पावर तो वाट में होनी चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, देखो एक फ़ैन है, फ़ैन कितने? 400 वाट का, ठीक है। 6 घंटे 6 आवर्स डेली चलता है, और 4 मान लो 5 रुपीज़ की 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो उसका बिल कितना होगा? किस में? जून मंथ में। जून मंथ में बिल निकालना है उसका, ठीक है। जून मंथ में कितना बिल होगा? तो देखो पावर, पहले देखो पावर किस में है? पावर हमारे पास 400 वाट है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? पावर नहीं दी तो आप निकाल सकते हो 3 फॉर्मूले से। कौन कौन से बता पावर के फॉर्मूले? V इंटू आई स्क्वायर आर, और V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इन फॉर्मूले से भी कई बार पावर निकालनी पड़ सकती है, लेकिन अभी गिवन है। इसको किस में कन्वर्ट कर लो? किलोवाट में। 1000 से भाग करके भाई, 1000 से भाग करके ये बन गई किलोवाट। टाइम किस में है? टाइम 6 आवर्स है, और जून के मंथ में कितने दिन होते हैं हमारे? 30 दिन, यानी 6 × 30, यानी कितना हो जाएगा? 180 घंटे। क्या पावर? ये ध्यान रखना, पावर क्या किलोवाट में? हाँ है। टाइम क्या आवर में? हाँ है। मस्त है। फिर क्या है? फिर मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। करो भाई मल्टीप्लाई, तो 400 × 1000 × 180,
ठीक है। तो ये बन गई इतनी यूनिट, क्या बन जाएगी, इतनी यूनिट खर्च हो जाएंगी। क्लियर, करो जरा इसको, 2 यूनिट 2 जीरो पे, 1 जीरो से 1 जीरो, 18 चौके 72, यानी 72 यूनिट खर्च कर देगा वो जून के महीने में। क्लियर है बेटा। कॉस्ट कितना है यूनिट का, तो बिल कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट हो जाएगा बिल कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रुपये की 1 यूनिट, 5 × 72, 10 35 और 1 36, 360 रुपये। क्लियर है बेटा। तो 360 रुपये का बिल फूक देगा ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के। ठीक है, तो आई होप ये वाले क्वेश्चन भी आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो कैसा रहा बेटा लेक्चर, आया मज़ा। ठीक है, और आपको आई होप पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना PYQs। ठीक है, अब मेरे से नहीं लगता कि आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। सारे कंसेप्ट बिल्कुल एक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट क्लियर किया है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में अभी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई लग रहा है कि हाँ सर ये चीज़ छूट गई है या ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें बेटा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, आप बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए आपका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।